हमारी 5 न्याय गारंटी है और उसके तहत 25 गारंटी हमने आपको करके देने का वायदा कर रहे हैं। अगर हमारी सरकार आई, निश्चित रूप से हम सभी गारंटी को अमल में लाएंगे। हम कभी झूठ बोलने वालों में नहीं हैं, जैसा कि मोदी झूठ बोलते हैं और हर जगह जाते हैं, कुछ ना कुछ नया झूठ बोल के आते हैं। उन्होंने कितने गारंटी हमसे पहले दिए हैं, कौन सा गारंटी उन्होंने लोगों को दिया है, लोगों तक पहुंचा है, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं। पहला तो बहुत बड़ा गारंटी युवाओं को दिया। कौन सी गारंटी? युवाओं को कहा, मैं हर साल 2-2 करोड़ नौकरियां दूंगा। तो 5 साल में, 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां देना था। मैं पूछता हूं, क्या वो 20 करोड़ नौकरियां देश के युवाओं को मिला है? अरे मोदी प्रधानमंत्री है, वो कैसा झूठ बोल सकता है? आपको नौकरी मिली है इसलिए आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं मिला तो मोदी झूठ है क्या कांग्रेस पार्टी झूठ है? मोदी झूठ है। और दूसरी चीज, मोदी ने यह कहा बाहर के देशों में कांग्रेस पार्टी के लोग काला धन रखा है, वो काला धन लाकर मैं हर एक को 15-15 लाख दूंगा। दिया 15 लाख। अरे प्रधानमंत्री कैसा झूठ बोलता है भाई? वो हमेशा यही कहते हैं, हरिश्चंद्र के बाद मैं ही पैदा हुआ हूं। तो ये 15 लाख भी आपको नहीं मिले, ठीक है, छोड़ दीजिए। और उन्होंने ये कहा, किसानों के लिए उनकी आमदनी दुप्पट कर दूंगा। उस किसानों की आमदनी दुप्पट हो गई है। तीसरा, चौथा, उन्होंने कहा कि एमएसपी रेट हम बढ़ाएंगे किसानों के लिए। क्या उन्होंने किया? अब सब नहीं बोल रहे, बोले तो अब मुझे, इसीलिए मैं हमेशा यही कहता हूं, मोदी जी ये झूठों के सरदार हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भाषण दे रहे थे और लोगों के सामने सवाल रख रहे थे, लेकिन इधर कांग्रेस घोषणा पत्र पर पीएम का बड़ा हमला सामने आया। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वामपंथी छाप, ये कहा है पीएम मोदी ने। कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमला, घोषणा पत्र में कांग्रेस नजर ही नहीं आती। बयान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। कभी जिस कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी और कैसे बड़े बड़े दिग्गज कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे, महात्मा गांधी का नाम जुड़ा हुआ था, लेकिन आज देश एक स्वर से कह रहा है,
आजादी की लड़ाई लड़ने वाली वो कांग्रेस तो दशकों पहले ही समाप्त हो चुकी है। अब जो कांग्रेस बची है उसके पास ना देश हित में नीतियां हैं और ना ही राष्ट्र निर्माण का विजन। आपने देखा होगा कल कांग्रेस ने जिस तरह का घोषणा पत्र जारी किया है उससे साबित हो गया है कि आज की कांग्रेस आज के भारत की आशाओं आकांक्षाओं से पूरी तरह कट चुकी है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है और इस मुस्लिम लीग वाले घोषणा पत्र में जो कुछ हिस्सा बचा खुचा रह गया उसमें वामपंथी पूरी तरह हावी हो चुके हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस इसमें दूर दूर तक नहीं दिखाई देती है। ऐसी कांग्रेस 21वीं सदी में भारत को आगे नहीं बढ़ा सकती। तो कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमला। आगे बढ़ते हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर वायुसेना की बड़ी ड्रिल हुई है। जी हां, एक्सप्रेसवे पर 15 लड़ाकू विमानों का टच डाउन और गगन शक्ति अभ्यास के तहत वायुसेना की बड़ी तैयारी है। जगुआर, सुखोई, मिराज, मिग का लैंडिंग टेस्ट। कल 3 घंटे चलेगा लड़ाकू विमानों का युद्धाभ्यास। तो इस वक्त उन्नाव के पास बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र में एयरफोर्स की एक्सरसाइज जारी है। एक के बाद एक लड़ाकू विमान एक्सप्रेसवे पर लैंड कर रहे हैं। तो तस्वीरें बेहद खास भारतीय वायुसेना की ताकत की नुमाइश। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल 3 घंटे चलेगा लड़ाकू विमानों का युद्धाभ्यास, लेकिन इस वक्त उन्नाव के पास बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र में एयरफोर्स की एक्सरसाइज चल रही है। एक के बाद एक तमाम लड़ाकू विमान एक्सप्रेसवे पर लैंड कर रहे हैं। उसकी तस्वीरें भी सामने। इस पूरे ड्रिल का अभ्यास किया जा रहा। और यह भी जानिए कि कौन कौन से ताकतवर यहां पर भारतीय वायुसेना के विमान टच डाउन करेंगे। जगुआर, सुखोई, मिराज, मिग और इसके अलावा भी और तमाम वायुसेना के विमान यहां पर मौजूद रहेंगे। ये देखिए मेरे पीछे एक और फाइटर प्लेन जो है वो यहाँ पर पहुँच गया है और एयर स्ट्रिप पे टच एंड डाउन करेगा। सामने हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे कि एक और फाइटर प्लेन जो है वो एक्सप्रेसवे पे पहुँच चुका है और लगातार यहाँ पर इस तरीके से फाइटर प्लेन आ रहे हैं। और यहाँ पर लोगों को देखने, जो लोग हैं वो इस रिहर्सल को देखने के लिए यहाँ पर सड़कों के किनारे यहाँ पर मौजूद है और लगातार जो भीड़ है वो यहाँ पर बढ़ती जा रही है। मैं आपको बताऊं कि जो पूरा ये जो एयर स्ट्रिप जो यहाँ पे बनाया गया है लखनऊ एक्सप्रेसवे पर, उसको यहाँ पर एयरफोर्स के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। पूरी यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और लगातार सुखोई, मिराज जैसे जो फाइटर प्लेन हैं वो यहाँ पर लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। तो आज और कल वायुसेना फाइटर जेट्स को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर उतारने वाली है। फाइटर जेट्स के इस युद्धाभ्यास को गगन शक्ति नाम दिया गया है। उन्नाव की बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के खंभौली गांव के सामने एयर स्ट्रिप पर वायुसेना अपना दम दिखाएगी। आज एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमान, मालवाहक विमान और हेलीकॉप्टर की लैंडिंग कराई जाएगी। मुख्य युद्धाभ्यास कल होगा जो 3 घंटे तक चलेगा। भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल है जहां ऐसे एक्सप्रेसवे बने हैं जिनमें फाइटर जेट्स को लैंड कराया जा सकता है। इससे पहले कई मौकों पर भारतीय वायुसेना ने न सिर्फ फाइटर जेट्स बल्कि जंबो जेट्स को भी हाईवे पर उतारा है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के अलावा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे पर भी लड़ाकू विमानों की लैंडिंग करवाई जा चुकी है। तो भारत का दमखम, भारतीय वायुसेना का
दमखम पूरी दुनिया देखेगी। और ये जो अपने आप में खास तरह की एक्सरसाइज है, ये विपरीत परिस्थितियों में, आपात स्थितियों में वायुसेना और भारतीय सेना के लिए काफी मददगार साबित होगी। ये पहली बार नहीं है, कई बार इसके पहले भी भारतीय वायुसेना की तरफ से ऐसे करतब, ऐसे कारनामे हम देख चुके हैं। और आपको बताते हैं कि किन किन फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स की लैंडिंग, टचडाउन आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में होगी। जी हां, तो भारत की गगन शक्ति, और देखिए कौन कौन से बड़े लड़ाकू विमान हैं जिनको हम देखेंगे यहां पर लैंड करते हुए। तो देखिए उसमें पहला जो नाम है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, सुखोई, भारत का एक ताकतवर लड़ाकू विमान, ये मौजूद रहेगा। साथ ही जगुआर, इसके अलावा मिराज 2000 और देखिए C-130J सुपर हरक्यूलिस भी यहां पर मौजूद रहेगा। ये हरक्यूलिस भी यहां पर दिखाई देगा। और ग्लोबमास्टर C-17 एक विशाल जहाज भी मौजूद रहेगा। हरक्यूलिस के साथ साथ ग्लोबमास्टर C-17 भी मौजूद रहेगा। और देखिए चिनूक हेलीकॉप्टर, बेहद खतरनाक, बेहद तेज तर्रार चिनूक हेलीकॉप्टर भी मौजूद रहेगा। MI-17 हेलीकॉप्टर की भी मौजूदगी, अपाचे हेलीकॉप्टर, प्रचंड हेलीकॉप्टर, तो वायुसेना की पूरी ताकत यहां पर नजर आने वाली है इस गगन शक्ति के तहत, जो भारतीय वायुसेना का शक्ति प्रदर्शन एक तरह से यहां पर होने वाला। सीधे चलेंगे प्रीति के पास, हमारी सहयोगी इस वक्त मौजूद है। प्रीति, तस्वीरें दिखाइए। और वहां पर हमने देखा था आपकी रिपोर्ट में कि काफी दूर से लोग आ रहे थे देखने के लिए जो टचडाउन का एक्सरसाइज चल रहा था पूरा। बिल्कुल, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं अपने दर्शकों को, और आप ये देख पा रहे होंगे कि ये जो हवाई पट्टी जो बनाई गई है आगरा एक्सप्रेसवे पे, और ये तस्वीर जो है लगातार जो फाइटर प्लेन है इसको देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए हाईवे के किनारे किनारे बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर जमा हो चुके हैं। और यहाँ पर लोग, ये सामने जो है आप यहाँ पर लगातार जो है वो फाइटर प्लेन यहाँ पर एक करके एक के बाद एक फाइटर प्लेन जो है वो लगातार यहाँ से गुजर रहे हैं। तस्वीरें मैं अपने कैमरामैन को कहूँ कि वो दिखाए। ये देखिए, ये जो फाइटर प्लेन है इसको देखने के लिए और इसकी गर्जना सुनकर जो हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वो इसकी गर्जना सुन के ही कांप जाता है। और ये फाइटर प्लेन का जो युद्धाभ्यास जो है वो यहाँ पर लखनऊ एक्सप्रेसवे पे यहाँ पर चल रहा है। ये जो यहाँ पे उत्तर प्रदेश एक ऐसा जो है उत्तर प्रदेश एक ऐसा वो है जहाँ पर 4 हवाई पट्टी बनाई गई है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा ऐसा प्रदेश है जहाँ पर 4 हवाई पट्टी है, और जिसमें से एक जो अभी इससे पहले भी कुछ दिन पहले भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे इस तरीके का जो युद्धाभ्यास है वो यहाँ पर किया गया था, और आज यहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें कई जो फाइटर प्लेन है। ये देखिए, ये तस्वीरें हम दिखाएं कि एक और फाइटर प्लेन यहाँ पर होता हुआ टच डाउन करता हुआ, और दर्शक जो है देख पा रहे होंगे यहाँ पे। और साथ ही यहाँ पे जो लोग हैं वो भी बड़ी संख्या में यहाँ पर हाईवे के किनारे किनारे मौजूद हैं। पुलिस ने काफ़ी संख्या में जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है, और इस सुखोई, जगुआर जैसे जो फाइटर प्लेन है वो लगातार यहाँ पर अपना जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, और लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। यहाँ पर लगातार यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पे लगातार जो फाइटर प्लेन है वो यहाँ पर आ रहे हैं। 3.5 किलोमीटर की जो हवाई पट्टी है वो यहाँ पर इस एक्सप्रेसवे पे बनाई गई है। 3.5 किलोमीटर लंबी ये हवाई पट्टी है जहाँ पर ये फाइटर प्लेन जो है वो अपना अभ्यास कर रहे हैं। और एक और यहाँ पर देखिए, पीछे हमारे पीछे देखिए कि एक और जो फाइटर प्लेन है वो एक और यहाँ पर आते हैं। लगभग 15 जो फाइटर प्लेन है वो यहाँ पर आएंगे और टच डाउन करेंगे, और अपनी जो शक्ति है यहाँ पे लोगों को मैं दिखाऊँ यहाँ पे कि किस तरीके से लोग जो है वो भी यहाँ पे हाईवे के किनारे मौजूद है, और यहाँ पे काफ़ी संख्या में यहाँ पे लोग जो है वो यहाँ पर देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। 3.5 किलोमीटर की जो हवाई पट्टी है ये यहाँ पर बनाई गई है, और उत्तर प्रदेश में इस तरीके की जो एक्सप्रेसवे पे जिस तरीके से हवाई पट्टी बनाई जाती है, ये इमरजेंसी लैंडिंग के लिए बनाई जाती है कि अगर कोई कभी इमरजेंसी हो तो इस तरीके से जो फाइटर प्लेन है उनको एक्सप्रेसवे पे उनको यहाँ पर उतारा जा सके। और उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जहाँ पर 4 ऐसी हवाई पट्टियाँ हैं जहाँ पे एक्सप्रेसवे पे बनाए गए। और आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भी इसी तरीके से जो अभ्यास है वो यहाँ पर किया गया था, और आज यहाँ पर उन्नाव आगरा एक्सप्रेसवे पे इस तरीके का जो अभ्यास है वो यहाँ पर अभी किया जा रहा है।
प्रीति आप बने रहिए, तस्वीरें हम तक पहुंचाते रहिए, हम लौटेंगे आपके पास। और देखिए वायुसेना के लिए आगरा एक्सप्रेसवे क्यों अहम है ये भी समझना बहुत जरूरी है। देखिए उत्तर पश्चिम के साथ उत्तर पूर्व बॉर्डर तक पहुंच आसान हो जाती है इससे। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि जो चीन है उस तक भी अगर पहुंच भारत की बनानी हो तो यहां से आसान पड़ेगा। उत्तर पूर्व बॉर्डर तक पहुंच आसान हो जाती है इससे, साथ ही उत्तर पश्चिम के सीमाओं पर भी इससे पहुंच आसान होती है। चीन पाकिस्तान से एक साथ निपट सकते हैं। अगर यहां पर ऐसी कोई स्थिति होती है कि फाइटर प्लेन को यहां से लैंड या टेक ऑफ करना होगा तो अपने आप में एक ऐसी सिचुएशन है ज्योग्राफिकली कि यहां से दोनों तरफ की सीमाओं को हैंडल किया जा सकता है, वहां तक रीच बनाई जा सकती है। टू वॉर फ्रंट के दौरान आसानी से फाइटर जेट्स यहां से ऑपरेट कर सकते हैं, यानी कि अगर दो मोर्चे भी खुल जाए दोनों तरफ भारत की दोनों दिशाओं पर तब भी यहां से ये आसान है फाइटर प्लेन्स को ऑपरेट करना, यहां से टेक ऑफ करना, लैंड कराना, यहां से ऑपरेशंस को अंजाम देना। यहां से चीन पाक के युद्ध मोर्चे की दूरी करीब 600 किलोमीटर है। तो ये जो डिस्टेंस है, बार बार इसका जिक्र हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि अगर टू वॉर फ्रंट की सिचुएशन आती है, ऐसी सिचुएशन में भी यहां से एयरफोर्स आसानी से ऑपरेट कर सकती है, अपने सारे ऑपरेशंस को अंजाम दे सकती है। और यहां तक कि जो हम विमानों का जिक्र कर रहे थे, बड़े बड़े कैरियर, एयरफोर्स के कैरियर विमान भी यहां पर आ सकते हैं और वो भी लैंड कर सकते हैं। प्रीति हमारे साथ जुड़े। प्रीति, जैसा कि आप बता भी रही थी कि पहली बार तो नहीं है, लेकिन ये अपने आप में उत्तर प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। हम ये भी देख रहे थे कि जो एयरफोर्स के विमान हैं उसमें मालवाहक विमान भी बड़ी संख्या में हैं। जो हरक्यूलिस है या फिर C-17 है वो भी यहां पर मौजूद रहेंगे, उनकी भी लैंडिंग होनी है, उनका भी प्रदर्शन होना है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जो है वो ख़ास तौर पे जब हम बात करते हैं ये उन्नाव आगरा एक्सप्रेसवे पे, तो ये काफ़ी ज़्यादा अहम होता है क्योंकि यहाँ से कुछ ही दूरी पे जाने के बाद लगभग 600-650 किलोमीटर जाने के बाद में नेपाल जो बॉर्डर है वो यहाँ से शुरू हो जाता है। तो इस वजह से भी ये काफ़ी अहम हो जाता है। और साथ ही यहाँ पे कुछ दिन पहले ही पूर्वांचल में भी इस तरीके का जो अभ्यास है वो यहाँ पर किया गया था। ये कोई पहली बार नहीं है कि उत्तर प्रदेश में इस तरीके की जो अभ्यास है वो किया जा रहा है, लगातार यहाँ पर किया जाता है। क्योंकि जिस तरीके से अगर कभी इमरजेंसी पड़ती है या इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है या कभी इस तरीके से इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो किस तरीके से हमारी जो एक्सप्रेस वे पे जो हवाई पट्टियाँ बनाई गई हैं वो किस तरीके से तैयार है, उनको परखने के लिए इस तरीके के जो रिहर्सल है वो लगातार किए जाते हैं। और जैसे मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जहाँ पे 4 ऐसी जो हवाई पट्टियाँ हैं जो रिहर्सल करने के लिए वो बनाई गई हैं। इस समय ये जो है ये उन्नाव आगरा एक्सप्रेसवे है। और इससे हम जब थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे आ जाता है, वहाँ पर भी इस तरीके की हवाई पट्टी बनाई जाती है। और अगर हम पूर्वांचल की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे भी इस तरीके की जो हवाई पट्टी है वो बनाई गई है क्योंकि इमरजेंसी को नजर रखते हुए कि अगर कोई इमरजेंसी आती है और इस तरीके तो से भविष्य में जो फाइटर प्लेन है युद्ध की संभावनाओं और उसकी जरूरतों को देखते हुए ये सारे अभ्यास किए गए हैं, ये हवाई पट्टियां बनाई गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तस्वीरों के लिए, जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। सहारनपुर की रैली में योगी का पाकिस्तान पर बड़ा बयान, आतंकियों को पाकिस्तान में घुसकर मारा। द गार्जियन अखबार का दिया हवाला, 2021-22 में आतंकियों को चुनकर मारा, योगी आदित्यनाथ का बयान। 21-22 में उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कैसे पाकिस्तान के अंदर चुन चुन करके आतंकवादी मारे गए थे और उन आतंकवादियों को कैसे नष्ट किया गया था। द गार्डियन की इस रिपोर्ट का स्रोत क्या है यह वही बता सकता है। लेकिन बहनों और भाइयों, एक संदेश साफ है, जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, किसी भी प्रकार की अराजकता के खिलाफ हो। दुनिया के अंदर पहले जिन मुद्दों को छूने से लोग डरते थे, आज दुनिया ने भी मान लिया है कि आतंकवाद दुनिया की एक चुनौती है और आतंकवाद का समाधान हर हाल में होना चाहिए। दुनिया को इस समस्या का समाधान से मुक्ति मिलनी ही चाहिए।
और पाकिस्तान में एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया। जी हां, खबर पाकिस्तान से है। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के सरेआम धमकी उनको दी जा रही है। उनके धमकी भरे लेटर्स उनको भेजे जा रहे हैं और इन लेटर्स में जहरीला केमिकल भेजा जा रहा है। इस मामले में खुलासा यह हुआ है कि आईएसआई जजों को धमकी देने के पीछे है। जी आईएसआई जजों को मनमाने फैसले देने पर मजबूर कर रही है और जो जज आईएसआई का विरोध करते हैं, मनमाने फैसले नहीं देते हैं, उनको डराने धमकाने के अलावा उनकी जान लेने की भी कोशिश की जा रही है। अपने आप में पाकिस्तान के लिए एक सनसनीखेज खबर है जिसमें जजों को किस तरह से धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है और इस सब के पीछे आईएसआई का नाम सामने आ रहा है। और पाकिस्तान में शीर्ष अदालतों के जजों को भी निशाना बनाया जा रहा है। एक के बाद एक सुप्रीम कोर्ट और कई हाई कोर्ट जजों को धमकी भरे लेटर्स मिले हैं। हैरानी की बात यह है कि इन लेटर्स के अंदर पाउडर भरा है जिसकी आर्सेनिक के तौर पर पुष्टि हुई है। आर्सेनिक एक जहरीला पदार्थ है जो जान भी ले सकता है। कल लाहौर उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश अली बकर नजफी को भी ऐसा ही पत्र मिला। अब तक लाहौर हाई कोर्ट के कम से कम 4 जजों को इसी तरह के पाउडर भरे खत मिल चुके हैं। इससे पहले मंगलवार को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के सभी 8 जजों को सेलो टेप से सील किए गए सफेद लिफाफे में पत्र भेजे गए थे। इनमें से 2 जजों के स्टाफ ने जब लिफाफे खोले तो अंदर संदिग्ध पाउडर मिला। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश काजी फैज ईसा, न्यायमूर्ति अतहर मिनुल्लाह, न्यायमूर्ति जमाल खान को भी ऐसे लेटर्स भेजे गए। और पाकिस्तान के इस जहरीले लेटर कांड पर अब क्या खुलासा हुआ है ये भी हम आपको बताते हैं जल्दी से। तो देखिए, पाकिस्तान के जजों को जहरीला खत भेजा जा रहा है। जजों को धमकी भरा लेटर भेजने के पीछे कहा जा रहा है कि आईएसआई का हाथ है। आईएसआई का मनमाने फैसलों के लिए जजों के ऊपर दबाव बनाने का यह प्रयास है। जो जज नहीं माने उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। इमरान खान को लेकर जजों पर भारी दबाव है। आईएसआई इमरान को हर केस में सजा दिलवाना चाहती है। देखिए, अब आईएसआई की मंशा भी इसमें सामने आ रही है। अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई जुडिशरी को प्रभावित करने के लिए किन किन हथकंडों का सहारा ले रही है, कौन कौन से तरीके अपना रही है। तो देखिए, आईएसआई की धमकी से न्याय सहमा हुआ है पाकिस्तान में। जजों के परिजनों को अगवा किया जा रहा है। एक तो तरीका यह है, जजों के फैसलों को बदलने के लिए सीधे उनको थ्रेट किया जा रहा है, उनको धमकी दी जा रही है। और उसके जुड़ी खबर भी हमने आपको बताई है। इमरान को राहत देने वाले 2 जजों के परिजनों को आईएसआई ने धमकाया। इस शिकायत के बाद पाक के चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने बैठक की है। और देखिए, अब ये बात जजों के सामने और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के सामने भी आ गई कि किस तरह से आईएसआई उनकी जान का भी दुश्मन बना हुआ अगर वो उनके इशारे पर नहीं चलते हैं तो। और अब आपको 4 केस स्टडी दिखाने जा रहे हैं। 4 अलग अलग मामलों से यह पता लगेगा कि पाकिस्तान की न्यायिक प्रक्रिया में कैसे आईएसआई हावी है, वहां पर दखल देता है। तो पाकिस्तानी जजों को आईएसआई का खौफ है। क्यों है यह खौफ? देखिए, केस नंबर 1 जो पहला केस है वो इमरान के साथ खेल करने का केस है। इमरान के खिलाफ मोहम्मद साजिद ने लगाई थी याचिका और याचिका को 3 में से 2 जजों ने सुनवाई के योग्य नहीं माना। जजों के ऊपर कैसा यहां पर दबाव है और इस सब के पीछे कौन? आईएसआई। तो देखिए, यह पता लगने के बाद कि आईएसआई ने दोनों जजों के परिजनों को धमकाया, धमकी मिलने के बाद जजों को सुरक्षा लेनी पड़ी। यानी कि आईएसआई की तरफ से न सिर्फ जज बल्कि उनके परिवारों के ऊपर भी खतरा पैदा किया जा रहा है। एक जज को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। यह स्थिति हो गई इमरान को लेकर जो मामला चल रहा था उसमें। और दूसरा केस जो है उसकी बात करें तो मई 2023 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज का साला अगवा होता है। आईएसआई ने जज के साले को अगवा किया, यानी जज के रिश्तेदार को अगवा किया गया। करंट के झटके देकर झूठा कबूलनामा बनवाया गया और इसी कबूलनामे के आधार पर जज को हटा दिया गया, जज को रिप्लेस कर दिया गया। यह दूसरा मामला था। केस नंबर 3, तीसरा मामला जज का स्टिंग। जी हां, 2023 में एक जज के बेडरूम से खुफिया कैमरा मिला। शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई एक्शन नहीं लिया गया। बेडरूम के अंदर ही कैमरा फिट किया गया था, यानी कि जजों को ब्लैकमेल करने के लिए, उनके ऊपर दबाव बनाने के लिए स्टिंग ऑपरेशंस भी कराए जा रहे हैं। केस नंबर 4, आईएसआई से पंगा देखिए कितना महंगा पड़ा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज शौकत अजीज सिद्दीकी को हटाया गया। जज ने आईएसआई डीजी पर कोर्ट के काम में
दखल का आरोप लगाया था, यानी जज का ही आरोप था कि आईएसआई अदालती कामकाज में दखल दे रहा है। और नतीजा आप देख रहे हैं कि जज साहब को ही रिमूव कर दिया गया, अजीज सिद्दीकी को हटा दिया गया। तो देखिए इस तरह की स्थिति है न्यायालय को लेकर, न्याय प्रक्रिया को लेकर पाकिस्तान में। पिछले दिनों इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने पाकिस्तानी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को आईएसआई की शिकायत की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो 6 जज कौन कौन से हैं ये भी जल्दी से देखिए। इन जजों ने शिकायत की थी 6 जज। नंबर 1 जस्टिस सरदार एजाज इशाक, नंबर 2 जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर, नंबर 3 जस्टिस सरदार एजाज इशाक और जस्टिस चौथे जज जो थे वो जस्टिस अबरार मोहम्मद ताहिर, 5वें जस्टिस से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और 5वें जज जस्टिस बाबर सत्तार। इन सभी जजों ने शिकायत भी की आईएसआई को लेकर कि किस तरीके से आईएसआई पूरी जुडिशरी को अपने कब्जे में ले रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, उनके परिवार वालों को थ्रेटन कर रहा है। ये हाल है पाकिस्तान का और आईएसआई का उसमें दखल का। आगे बढ़े, दिल्ली एनसीआर में बच्चा चोरी गैंग पर एक बड़ा खुलासा आपके सामने। बड़ी खबर है ये, तस्करी गिरोह के कई ठिकानों पर सीबीआई के छापे। सीबीआई रेड के दौरान 7 से 8 बच्चों का रेस्क्यू किया गया। महिला आरोपियों समेत कुछ लोग गिरफ्तार किए गए। अस्पताल से नवजात चोरी किए जाते थे। गिरफ्तार किए गए लोगों में अस्पताल के वार्ड बॉय भी शामिल हैं। तो ये अपने आप में हैरान करने वाली, परेशान करने वाली और चिंताजनक खबर है बच्चा चोरी गैंग को लेकर। और देखिए बच्चा चोरी गैंग के खुलासे पर यह बड़ी खबर है, कई बड़े बड़े अस्पताल सीबीआई की रडार पर हैं। कई आईवीएफ सेंटर पर भी सीबीआई की नजर है। सीबीआई सूत्रों ने यह दावा किया कई बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती हैं इस पूरे मामले में। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से ये पूरा रैकेट काम कर रहा था। इसको लेकर अब देखिए छापे भी पड़े हैं और कई बड़ी बातें सामने आई हैं। तो दिल्ली में जहां से बच्चा चोरी के मामले सामने आए, बच्चे बरामद हुए हैं, अब आपको वहीं से संवाददाता विवेक शर्मा की यह रिपोर्ट दिखाते हैं। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में सीबीआई की टीम ने छापेमारी कर एक चाइल्ड ट्रैफिकिंग रैकेट का भांडाफोड़ करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल सीबीआई की टीम को एक गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग बच्चों की खरीद फरोख्त के गैंग में शामिल है और लगातार उनकी गतिविधियां जारी है। इस इंफॉर्मेशन को डेवलप किया गया, जिसके बाद शुक्रवार शाम को दिल्ली के कई इलाकों में छापेमारी की गई, जिसमें से केशवपुरम इलाके का ये घर भी है। इस घर की 4थी मंजिल पर शुक्रवार की शाम को सीबीआई की टीम पहुंची थी, जहां से एक महिला समेत कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया था। लगातार आरोपियों से पूछताछ की गई। सूत्रों का यह कहना है कि ये लोग यहां पर बच्चों को लाया करते थे और उसके बाद आगे बच्चों को बेचा करते थे। अभी तक की जांच में निकल के सामने आया है कि ये करीब 1 महीने में 10 बच्चों को बेच चुके हैं और करीब 4 से 5 लाख रुपए में एक बच्चे को बेचा जाता था। अब इस गैंग के तार कहां तक पहुंचे हुए हैं, कौन कौन लोग इस गिरोह में शामिल हैं, लगातार सीबीआई की टीम इसकी जांच पड़ताल में जुड़ी हुई है। किन किन अस्पतालों में इनके संपर्क थे, इसकी भी जांच की जा रही है। सूत्रों का कहना है कि कुछ अस्पतालों के लोग भी इस गिरोह में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल लगातार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और इस मामले में एक असिस्टेंट लेबर कमिश्नर का नाम भी सामने आ रहा है और उसकी भूमिका की जांच पड़ताल भी लगातार सीबीआई की टीम कर रही है। तो फिलहाल लगातार सीबीआई की टीम इस मामले में आरोपियों से पूछताछ कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि ये किन लोग अस्पतालों में संपर्क में थे, किन किन लोगों के संपर्क में रहते थे, किन किन राज्यों में इनके तार फैले हुए थे, कहां पे इनके कस्टमर थे और अभी तक ये लोग कितने बच्चों को बेच चुके हैं और कब से ये गिरोह चल रहा है। तो कई सवाल हैं जिसके जवाब लगातार आरोपियों से सीबीआई लेने में लगी हुई है। कैमरा पर्सन मुनीश भल्ला के साथ विवेक शर्मा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। तो संवाददाता विवेक शर्मा की ये रिपोर्ट। और अब बात चुनाव से जुड़ी हुई खबरों की। दिग्विजय सिंह राजगढ़ लोकसभा सीट से 33 साल बाद चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव के लिए प्रचार प्रसार भी जोर शोर से कर रहे हैं। पदयात्रा के जरिए अपने वोटर्स तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। TV9 संवाददाता शुभम गुप्ता ने पूरा एक दिन उनके साथ गुजारा और जाना कि राजा साहब का अभियान कैसा चल रहा है। देखिए TV9 की खास रिपोर्ट, हमारा नेता कैसा है। मध्य प्रदेश के 2 बार के सीएम, राजगढ़ से 2 बार के सांसद और 5 बार के विधायक राजा दिग्विजय सिंह पदयात्रा कर रहे हैं।
डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह राजगढ़ से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। 33 वर्षों के बाद वो इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। ये गढ़ दिग्विजय सिंह का गढ़ है और उनके प्रचार प्रसार करने का अपना एक अलग तरीका है। इस वक्त जो आप घर देख रहे हैं ये गांव सलेहपुर है। चूँकि दिग्विजय सिंह जो राजगढ़ की जितनी भी विधानसभा सीटें हैं वहाँ पर पदयात्रा करते हैं और पदयात्रा के दौरान जिस भी गांव में वो ख़त्म होती है वहीं पर ठहरते हैं। अभी इसी घर में रुके हुए हैं और बाहर उनके समर्थकों का, ग्रामीणों का जमावड़ा भी है। उनसे भी बातचीत करते हैं, पूछते हैं आखिरकार क्या माहौल है यहाँ पर, दिग्विजय सिंह क्या इस बार चुनाव जीतेंगे और कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है, क्या इस बार मोदी लहर का असर भी रहने वाला है। आपसे बातचीत करते हैं। आप बताइए क्या नाम है आपका? पुरुषोत्तम दांगी, ब्यावरा से पूर्व विधायक। अच्छा, आप बताइए क्या माहौल है इस बार दिग्विजय सिंह को लेकर, क्या सोच रही है जनता, क्या नज़र आ रहा है आपको आप भी जब ग्राउंड पर जा रहे हैं? इस बार जनता ये सोच रही है कि आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब जो हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और अभी वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं और 10 साल तक मुख्यमंत्री रहते हुए राजगढ़ जिले के लिए हमेशा उनके दरवाजे खुले रहे हैं। इसलिए लोगों के दिल अब राजा साहब के लिए खुले हुए हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं जिन्होंने 10 साल में एक अपना चेहरा गांव में किसी गांव में नहीं दिखाया और किसी सरपंच के कहने से मुझे नहीं लगता इक्का दुक्का कहीं दी होगी तो सांसद निधि दी है। सिर्फ टैंकर और प्रतीक्षालय इस तरह के काम उन्होंने किए हैं। दिग्विजय सिंह हर रोज अपनी वादा निभाओ पदयात्रा की शुरुआत इलाके के स्थानीय मंदिर में पूजा अर्चना के साथ करते हैं। कार्यकर्ता के घर से दिग्विजय सिंह स्थानीय मंदिर पहुंचे। वहां उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और चढ़ावा भी चढ़ाया। यहाँ के पुजारी और आम लोगों से जो हम बातचीत कर रहे हैं उन्होंने बताया कि जब मुख्यमंत्री थे तो यहाँ पर मंदिर का जीर्णोद्धार, जो यज्ञशाला यहाँ पर बनाई गई है उन्हीं के द्वारा बनाई गई है और ये तस्वीर भगवान के आशीर्वाद लेने के बाद अब अपनी पदयात्रा पर निकलते हैं। 20 से 25 किलोमीटर की यात्रा, फिर उसके बाद एक ब्रेक और उसके बाद अगला पड़ाव। सर, ये तो हम हर जगह ही तस्वीर देख रहे हैं, जब भी आप जहाँ भी रहते हैं पहले दिन से ही यात्रा में इसी तरह की शुरुआत आप कर रहे हैं? जी, पहले भगवान का आशीर्वाद और उसके बाद सर पद यात्रा। मेरे लिए धर्म आस्था का प्रश्न है, कोई राजनीतिक प्रश्न नहीं है। बीजेपी के नेता तो सर आपको सनातनी विरोधी और तमाम तरह की न जाने क्या क्या बातें कर देते हैं और दूसरी तरफ आपकी असल तस्वीर, उनको जो कहना है कहें। मंदिर के बाहर भी दिग्विजय सिंह ने लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी, फिर गौसेवा की। इसके बाद उनकी वादा निभाओ पदयात्रा फिर से शुरू हो गई। 75 वर्ष के दिग्विजय सिंह को आप देखिए जो कि पदयात्रा कर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तकरीबन 20 से 30 किलोमीटर की पदयात्रा करते हैं। राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए तो 8 विधानसभा सीटें यहां पर आती है। आज ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र में दिग्विजय सिंह पदयात्रा कर रहे हैं उनके समर्थकों के साथ और इसी तरह से वो कार्यकर्ताओं से संवाद करते हैं, लोगों से डोर टू डोर कैंपेन करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। दिग्विजय सिंह भारत जोड़ो यात्रा में भी इसी तरह से पैदल चलते हुए नजर आए थे और उसके अलावा अगर आप देखें तो 2018 में जो नर्मदा परिक्रमा यात्रा होती है 350 किलोमीटर की, वो भी दिग्विजय सिंह ने की थी। साथ में उनसे बातचीत करते हैं। कई नेता अलग अलग यात्रा करते हैं, कोई हेलीकॉप्टर से प्रचार प्रसार कर रहा है, कोई वाहनों से, मगर दिग्विजय सिंह पैदल चलकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। क्या कहना है? हमारे राजा साहब इतने ऊर्जावान नेता है कि जो हमेशा इस देश में कोई नेता पैदल यात्रा नहीं करता है, जो हमारे राजा साहब पैदल यात्रा करते हैं। हमारे गरीबों के मसीहा है हमारे राजा साहब, सबके दिलों पे राज करने वाले राजा साहब। फिर से राजा साहब राजगढ़ जिले में वापस आ गए और भारी बहुमतों से इनको पूरे सब राजगढ़ जिले के बहुमत से विजय बनाएंगे। राजा साहब सीएम थे, हर गांव में तालाब बनवाए, हर गांव में ना आवास दिए, हर गांव में ना गरीबों से मिले, डैम बनवाए। ब्यावरे में जो भी देन है राजा साहब की देन है।
राजगढ़ जिला राजा साहब की वजह से आज पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। राजा साहब ने यहाँ के हर आदमी को नेता बनाया है। आप सुन रहे हैं जो लोग कार्यकर्ता दिग्विजय सिंह से जुड़े हुए हैं वो काफी उत्साहित थे। पदयात्रा के दौरान एक बच्चे के हाथ में गैस की टंकी 450 में दी जाए वाली तख्ती लगी थी, तो बुजुर्ग कांग्रेस का झंडा लेकर उनका साथ दे रहे थे। क्या कारण रहा कि सर आपने भोपाल की जगह राजगढ़ को चुना? ये तो पार्टी तय करती, मैं तय नहीं करता। सर दूसरी तरफ अमेठी से अभी तक राहुल गांधी तय नहीं कर पा रहे हैं कि चुनाव वहाँ से लड़ना है या नहीं लड़ना है। तय हो जाएगा। लड़ेंगे आपको लगता है? मुझे लड़ना चाहिए? नहीं, ये उनका विवेक है। आप राजगढ़ में तो हैं, चूंकि अगर आप इससे पहले कोऑर्डिनेशन कमेटी में रहे हैं और आप पूरे प्रदेश में घूमते हैं, देश में घूमते हैं, तो इस बार भी राजगढ़ में ही रहेंगे या फिर जाएंगे प्रदेश में, देश में? लड़ तो मैं राजगढ़ से रहा हूँ। हाँ, सिंधिया जी खिलाफ गुना में जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके प्रचार के लिए 2 दिन के लिए जाऊँगा। कड़ी धूप में पदयात्रा कर रहे दिग्विजय सिंह के साथ समर्थकों की भीड़ है। स्थानीय जनता इस बार राजा साहब का कर्ज उतारने की बात भी कह रही है। वहीं शुभम गुप्ता के साथ बातचीत में दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर ईवीएम पर सवाल उठाए और पार्टी छोड़ने वाले नेताओं पर हमला भी बोला। सर आपका भी एक बयान आया जिसमें आपने कहा कि हर सीट से अगर 400 प्रत्याशी उतर जाए तो फिर बैलेट पेपर से चुनाव होगा। क्या इसको और भूपेश बघेल जी का भी बयान था, क्या इस तरह की रणनीति बन रही है? क्या प्रत्याशी उतरेंगे? मैंने तो आज अपने ट्विटर हैंडल पे भी डाला है, एक्स हैंडल पे डाला है कि हमारी लड़ाई ईवीएम के खिलाफ है। हमारे इस आवेदन प्रश्नों का ना कोई ईसीआई जवाब दे रही है, इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं दे रहे हैं, मिलने का समय भी नहीं दे रहे हैं। दूसरी तरफ पूरा शासन प्रशासन ईवीएम की पैरवी में लगा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि ईवीएम से ही लोकतंत्र चलेगा। लगातार सिलसिला जारी है। कल भी गौरव वल्लभ चले गए, इससे पहले सुरेश पचौरी चले गए और भी कई नेता हैं। इसको लेकर आप क्या देखते हैं? पार्टी कमज़ोर हो रही है इससे? बिल्कुल नहीं, मजबूत हो रही है, क्योंकि नए लोग जुड़ रहे हैं। जिन लोगों ने पद का दुरुपयोग करते हुए खाया कमाया, वो सब छोड़ के भाग रहे हैं क्योंकि बीजेपी का दबाव है। गौरव वल्लभ से मुझे उम्मीद नहीं थी। पदयात्रा का स्वागत कहीं बैंड बाजे से हो रहा है तो कहीं दिग्विजय सिंह पर फूल बरसाए जा रहे हैं। पदयात्रा के दौरान वो नुक्कड़ सभाएं भी कर रहे हैं और अमेरिकन चुनाव का उदाहरण देकर लोगों से वोट की अपील भी कर रहे हैं। संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री के लिए कोई वोट नहीं देता, उस क्षेत्र के प्रतिनिधि के जनप्रतिनिधि के लिए वोट देता है। इस बात को समझ जाइए। हमारे यहाँ बताइए, संसदीय प्रणाली है कि राष्ट्रपति प्रणाली है? संसदीय प्रणाली में वोट किसको मिलता है? प्रत्याशी को। जो यहाँ से चुनाव लड़ रहा हो उसको वोट दे रहे हो आप, तो मोदी जी कहाँ बीच में आ गए? ये बात ये है। गांव सालरिया खेड़ी है और यहाँ पर उनकी सभा भी चल रही है और इस सभा में आप देखें कि सैकड़ों लोग हैं मौजूद हैं और इसी तरह की सभा हर 15-20 मिनट में दिखाई देती है। यानी कि 20 किलोमीटर की अगर ये पदयात्रा है और उसमें कोई 2 किलोमीटर पर गांव आता है तो वहाँ पर ऐसी छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं होती है। और उसके बाद आप देखिए कि जो ईवीएम का मुद्दा है उसको दिग्विजय सिंह अपनी सभा में उठाते हैं, लोगों को समझाते हैं और साथ ही साथ दिग्विजय सिंह इस वक्त अपने कार्यकर्ताओं को ये भी समझा रहे हैं कि हर बूथ पर 100 वोट बढ़ाने होंगे तभी हम जीत दर्ज कर पाएंगे। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, TV9 भारतवर्ष, भोपाल।